नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 3 को। इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास को पढ़ना जारी रखेंगे, जिसमें हमारा पार्ट चल रहा है फ्रांसीसी क्रांति, जो आपकी क्लास 9th हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा, पिछले 2 एपिसोड में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हम इसका तीसरा भाग है वो जारी रखेंगे। ये जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3 यानी कि वर्कशीट नंबर 3, ये आपकी दिनांक 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। पिछली 2 वर्कशीट में हमने पढ़ा था, हमने बात की थी कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का समाज कैसा था। फ्रांस का समाज 3 समूह में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो तृतीय स्टेट था उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि सारे कर, सारे टैक्स जो थर्ड स्टेट है उसको देने पड़ते हैं, जबकि पहले 2 स्टेट की तो मज़े थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था क्योंकि ये उनके पास स्पेशल राइट्स थे। उसके बाद सेकंड वर्कशीट में हमने बात की थी फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे और कैसे हुई क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के कारण वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता, बहुत सारे कारण थे। जो लुई 16 था वो निकम्मा राजा था और बहुत ज़्यादा खर्चीला था, लगातार युद्ध किए जा रहे थे, टैक्स सिस्टम भी गलत था, महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, तो ये सारे कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति होती है। और फ्रांस की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने न केवल फ्रांस को प्रभावित किया बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। चलिए हम उससे आगे की कहानी को पढ़ते हैं कि फ्रांस गणतंत्र कैसे बना, यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 की शुरुआत हुई थी उसकी। तो साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि साम्राज्य में जो साम्राज्य है उसमें बढ़ते हुए विरोध के कारण क्या हुआ कि लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी थी। ये नेशनल असेंबली कहाँ से आई कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जब कर बढ़ाए जा रहे थे तो उन्होंने नाराज होकर के अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली समझते हो ना, जैसे हमारे यहाँ पे संसद है ना, ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि हम नेशनल असेंबली, हम कानून बनाएंगे। और लोग थे वो लामबंद होते जा रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे। और उसके कारण जो लुई 16 है उसको लगा कि भलाई इसी में है कि इनकी बात मान ली जाए, और उसने उसी बात को सही डिसीजन लिया और उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, यानी कि उसे मान लिया देश की संसद, और एक संविधान बनाने पर भी राजी हो गया। इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि चलिए एक संविधान बनाइए, आप और हम बैठ कर के बात करते हैं, संविधान बनाते हैं, जो कुछ संविधान में होगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसे पता था अगर नहीं माने, अगर उनको सहमति नहीं देंगे तो भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। फ़ायदा इसी में था कि बात मान ली जाए। तो जो लुई 16वां है, उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया। जो धार्मिक कर थे, जो चर्च को कर देने होते थे तृतीय स्टेट के लोगों को, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? किसान, मजदूर, व्यापारी, वो सभी तृतीय स्टेट में आते थे। उनके ऊपर जो कर लगाया जाता, ज़बरदस्ती का चर्च वाला जो कर था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो क्रांति के बाद 2 बड़े कदम उठाए गए। एक पहला कदम कि सामंती व्यवस्था वो ख़त्म कर दी गई। सामंती व्यवस्था में क्या होता था? ज़मीन है, जैसे कुछ गांव की ज़मीन होगी, हम साधारण तरीके समझने के लिए, तो वो ज़मीनें एक किसी सामंत के पास होती थी और किसान उस पर खेती करते थे। वो सामंत कर इकट्ठा करता था और वो राजा तक पहुंचाता था, कुछ हिस्सा अपना रखता था। उसमें किसान बड़े त्रस्त थे क्योंकि वो अपना हिस्सा मारने के चक्कर में किसानों को तंग किया करते थे, उनके ऊपर करों का बोझ बढ़ा दिया करते थे। तो सामंती व्यवस्था उसको ख़त्म कर दिया गया और धार्मिक कर है वो ख़त्म कर दिए गए। चर्च की संपत्ति है वो जब्त कर ली गई। चर्च के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उसको जब्त कर लिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया, यानी कि 1791 में फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया और फ्रांस बन गया संविधानिक राजतंत्र। संविधानिक राजतंत्र समझते हो ना, कि संविधान भी था और राजतंत्र भी था, यानी कि संविधान भी था और राजा भी था। और राजा तो था, चुना नहीं जाता था, राजा था, लेकिन उसको काम करना होता था संविधान के अनुसार। उसे बोलते हैं हम संवैधानिक
राजतंत्र। तो ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम के लिए, कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना? 1791 में, यानी कि फ्रांस की क्रांति के 2 वर्ष के बाद जब संविधान बन के तैयार हुआ, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया। यानी कि सम्राट की शक्तियां हैं, सम्राट के जो पंख थे वो काट दिए गए, उसकी शक्तियों को काट दिया गया। अब फ्रांस की जो सम्राट थे उनकी शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को काम दिया गया, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी उसको काम दिया गया कानून बनाने का। कार्यपालिका, उसको काम दिया गया कानूनों को लागू करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, नीतियां बनाना। और न्यायपालिका का कार्य था न्याय करना। यानी कि ये सब कार्य पहले कौन करता था? सम्राट करता था। अब सम्राट के पास ये शक्तियां नहीं रही, अलग अलग अंग बना दिए गए सरकार के। हालांकि वोटिंग का जो अधिकार दिया गया था 1791 के संविधान के अनुसार, वो अभी भी कुछ ही लोगों को मिला हुआ था, कि ये केवल पुरुषों को पास दिया गया था। यानी कि वोटिंग का जो राइट दिया गया था कि सरकार चुनी जाएगी, सरकार मतलब प्रतिनिधि चुने जाएंगे, विधायिका के लिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए। तो जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो उसमें वोट डालने का अधिकार तो दे दिया गया, जो कि दुनिया में पहली बार हुआ था। लेकिन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। पहली चीज़, महिलाओं को नहीं दिया गया। दूसरा, सभी पुरुषों को भी नहीं मिला। केवल उन पुरुषों को जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, टैक्स चुकाते थे, लगान चुकाते थे, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। ओके, समझ में आया ना? यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, पुरुषों को मिला, लेकिन सभी पुरुषों को नहीं मिला। कौन से पुरुषों को मिला? धनी पुरुषों को मिला, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी। धनी किसको माना गया? जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते, टैक्स चुकाते थे। ऐसे सभी लोग जिनको वोट डालने का अधिकार मिला था उन्हें कहा गया सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन इनको कहा गया था। और वो सभी नागरिक जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, जैसे महिलाएं, 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष, बच्चे तथा गरीब जो लोग थे, उन सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। उनको कहा गया निष्क्रिय नागरिक, यानी कि पैसिव सिटीजन। यानी 2 प्रकार के नागरिक थे, एक्टिव, पैसिव। सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय जिनको वोट डालने का अधिकार मिला था, निष्क्रिय जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। तो ये सब कुछ हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद, जल्दी जल्दी हुआ 1791 तक। इसी समय में एक और जो घटना इंपॉर्टेंट रही, कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब भी जेकोबिन क्लब बनाए गए थे। जेकोबिन क्लब थे, कुछ लोगों के क्लब थे, और जो कि राजतंत्र का विरोध कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। काफ़ी सारे लोग थे, उनसे जुड़ते जा रहे थे। अब ये क्लब क्या होते हैं? एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी थी ये। ओके, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सिस्टम नहीं था, उनको क्लब बोला गया था। तो वहाँ पर जेकोबिन जो क्लब है, आप जेकोबिन पार्टी मान के सोच सकते हो कि वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। तो सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक जो क्लब थे उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। और इन क्लब्स में जेकोबिन क्लब सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे पॉपुलर था। इसके नेता थे मैक्समिलियन रॉबस्पियर। अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मैक्समिलियन रॉबस्पियर। ये बंदा आगे चल के हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला है। तो जेकोबिन क्लब है, उसके नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे मैक्समिलियन रॉबस्पियर थे। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता था। सोकुलात क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, यानी कि हाफ पैंट पहनते थे, और इसलिए इनको सोकुलात कहा जाता है, क्योंकि इनकी ये ड्रेस थी, एक तरीके से यूनिफॉर्म थी। ये लोग लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके जो सदस्य थे कौन थे? गरीब लोग थे, जैसे छोटे किसान हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, कारीगर हो गए, नौकर हो गए, दिहाड़ी मजदूर हो गए, वो इसके सदस्य थे। क्योंकि जो जेकोबिन क्लब थे उन्होंने वादा किया था कि आप सब के लिए हम अच्छे दिन लेके आएंगे, और इसीलिए वो इन क्लबों से जुड़ते गए थे, इन क्लब से जुड़ते गए थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया था। क्योंकि जैसे जैसे इनकी शक्ति बढ़ी, जैसे जैसे लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे? बेरोजगार थे, ज़्यादातर लोग भूखमरी के शिकार थे, और ज़्यादातर लोग जो बेरोजगार थे, भूखमरी के शिकार थे, गरीब थे, वो इस क्लब के सदस्य थे। और इनकी ताकत एक दिन इतनी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि 1792 को उन्होंने राजा को के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। नए चुनाव करवाए गए, जिसमें सभी पुरुषों जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी उनको मत देने का अधिकार मिला। यानी कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोबारा से संविधान में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट होता है ना, सुधार किया गया, और इस बार उन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया जिनकी आयु, उन सभी पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक थी। और इस नए असेंबली को
कन्वेंशन का नाम दिया गया, यानी कि नेशनल असेंबली को टाटा बाय बाय बोल दिया गया। अब एक नई असेंबली बन गई, वो थी नई असेंबली कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस बन गया गणतंत्र। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक राजतंत्र बना था फ्रांस 1791 में, और 1792 में एक वर्ष के बाद जो फ्रांस है वो गणतंत्र बन गया, यानी कि राजतंत्र है वो खत्म हो गया। राजतंत्र मतलब राजा का शासन है वो खत्म हो गया। गणतंत्र क्या होता है? हमारा देश भी गणतंत्र है ना। गणतंत्र वो देश होता है जिसका मुखिया चुना जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति हैं मुखिया देश के, वो चुने जाते हैं, तो हमारा देश गणतंत्र है। जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे महारानी है, वो चुनी नहीं जाती देश की मुखिया। तो हमारे यहाँ पे तो चुने जाते हैं। तो इसी तरीके से फ्रांस है वो 1792 में गणतंत्र बन गया, क्योंकि राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। और लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को, यानी एक वर्ष के बाद, मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा सुना दी गई। अब ये कि देशद्रोह क्या किया था ऐसा लुई 16 ने, तो ऐसा बताते हैं कि लुई 16 था वो चोरी छुपे पड़ोसी देशों के साथ संधि करा था। उनको उकसा रहा था कि आप आइए, मुझे दोबारा से राजा बनना है, दोबारा से इस असेंबली को भंग करना है। लेकिन पहले ही उसकी पोल खुल गई, पकड़े गए और उसको मौत की सज़ा सुना दी गई। तो ये हमने समझा कि 1789 की क्रांति के बाद क्या क्या उछल कूद हुई, क्या क्या उथल पुथल हुई थी फ्रांस में। तो समझ में आ गया होगा कैसे संविधान बनाया गया, कैसे नेशनल असेंबली का गठन किया गया, सक्रिय नागरिक कौन से थे, निष्क्रिय नागरिक कौन से थे, उसके बाद जैकोबिन क्लब क्या था, कैसे उन्होंने सत्ता पे कब्जा जमाया और कैसे जो फ्रांस था वही गणतंत्र बना। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में हमें कुछ आसान से 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया कि फ्रांस में सामंती प्रथा का अंत कब किया गया। तो फ्रांस में सामंती प्रथा का अंत है वो 4 अगस्त 1789 को, यानी कि क्रांति के तुरंत बाद कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 को क्रांति की शुरुआत होती है। जैसे ही क्रांति होती है उसके तुरंत बाद वहाँ पर सामंती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। तो नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको अच्छे से पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, तो वो तीनों अंगों की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न बनता है, नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार भिन्न है। नेशनल असेंबली ने दिया था ना, तो नेशनल असेंबली के द्वारा किसको वोटिंग राइट मिला था, वोट का अधिकार मिला था? 25 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका थे। यानी कि महिलाओं को नहीं मिला, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी उन पुरुषों को नहीं मिला, और जो कर नहीं चुकाते थे उनको नहीं मिला। यानी कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट मिले थे। तो ये दिया था नेशनल असेंबली ने। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो इसके तहत सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट का अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जैसे हमारे देश में क्या है कि वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं, किसी भी धर्म से हैं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नेशनल असेंबली के द्वारा दिया गया वोट डालने का अधिकार दोनों बिल्कुल अलग थे। उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो हमारा 4th क्वेश्चन बनता है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था और इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। इस क्लब के जो सदस्य थे मुख्य रूप से गरीब लोग थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर इत्यादि, ये सभी जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। उसके बाद 5वां जो हमारा अंतिम प्रश्न बनता है इस वर्कशीट का, फ्रांस गणतंत्र कब बना। नोट कर लीजिए, यह आपका जो क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। 21 सितंबर 1792 को 1792 को फ्रांस गणतंत्र बन गया था। और गणतंत्र क्या होता है? वो देश जिसका मुखिया चुना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले ही आपको वर्कशीट वो प्रोवाइड कर दी जाती है। दूसरा, वहाँ पर आपको एक लिंक शेयर करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, जिसे आप पर्सनली भी मेरे से चैट कर पाओगे, अपने क्वेश्चन से मुझसे पर्सनल विंडो के ऊपर भी डिस्कस कर पाओगे। इसके साथ साथ आप मुझे
फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।